नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में अजातशत्रु नाटक जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, इसी नाटक की कथा वस्तु को हम समझेंगे और नाटक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नेट पाठ्यक्रम के अनुसार हमने इस टॉपिक को लिया है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद द्वारा 1922 में रचित ऐतिहासिक नाट्यकृति है। प्रस्तुत नाटक को 3 अंकों में विभाजित किया गया है। इसकी कथा वस्तु 3 राज्यों के पात्रों से संबंधित है, यथा मगध, कौशल एवं कौशाम्बी। यह 3 राज्य है, मगध, कौशल एवं कौशाम्बी। इन तीनों राज्यों से संबंधित पात्रों का नाम कुछ इस प्रकार से है। मगध राज्य के सबसे पहले हम पात्रों के नाम जानते हैं, उसके बाद कौशल राज, उसके बाद कौशाम्बी। मगध का जो सम्राट है वह बिंबिसार है। राजकुमार अजातशत्रु है, राजकुमारी पद्मावती है, बड़ी रानी बासवी, छोटी रानी राजमाता छलना चलना। राजवैद है, उनका नाम जीवक है। उसके बाद अब हम कौशल राज्य के जो पात्र हैं उनके नामों को देखते हैं। प्रसेनजित जो सम्राट है, विरोधक ये राजकुमार है, वाजिरा राजकुमारी है, शक्तिमती महामाया रानी है, दासी की पुत्री साक्य कुमारी, बंधुल सेनापति मलिका, सेनापति बंधुल की पत्नी, सुदत्त कोषाध्यक्ष, तीर्थकारायण सेनापति बंधुल का भांजा। अगला जो राज्य है वह है कौशाम्बी राज्य। इसके पात्र हैं उदयन सम्राट, मगध सम्राट का जमाता है। पद्मावती मगध की राजकुमारी, सम्राट उदयन की रानी है। वासवदत्ता उज्जैनी की राजकुमारी, सम्राट उदयन की रानी है। मागंधी श्यामा है। आम्रपाली सम्राट उदयन की रानी है। वसंतक सभा का विदूषक है, सभा का विद्वान है, कवि है। प्रस्तुत नाटक के अन्य पात्र एवं उनसे संबंधित सूची गौतम बुद्धदेव के नाम से है। आनंद गौतम का शिष्य है। देवदत्त भिक्षुक गौतम का प्रतिद्वंदी। समुद्रदत्त देवदत्त का शिष्य है। मागंधी श्यामा शैलेंद्र पर आसक्त है। तो इस नाटक में कई सारे पात्र हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अजातशत्रु नाटक में किन 3 राज्यों का वर्णन है, तो आप इसे याद रखेंगे, मगध, कौशल, कौशाम्बी। तो चले अब हम इस नाटक की कथा वस्तु पे चर्चा करते हैं। प्रसाद की नाट्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है नाटक की कथा वस्तु में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय। प्रसाद भारतीय इतिहास के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं, इसलिए उन्होंने इतिहास का गहन चिंतन मनन किया था। इसके लिए उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद से लेकर हर्षवर्धन के राज्यकाल तक के भारतीय इतिहास को अपना लक्ष्य बनाया है, क्योंकि यही भारतीय संस्कृति की उन्नति और प्रसार का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनसे जहाँ तक संभव हुआ है इतिहास की मूल प्रकृति का अनुसरण किया गया है और सुसंबद्धता स्थापित की गई है, परंतु जहाँ कल्पना का प्रयोग नितांत आवश्यक हो गया है वहाँ नाटककार की स्वतंत्रता का भी प्रसाद जी ने उपयुक्त आश्रय दिया है। उनके प्रसिद्ध नाटक अजातशत्रु की कथा वस्तु में इतिहास की कल्पना और सुंदर समन्वय दिखाई देता है। अजातशत्रु नाटक का संपूर्ण कथानक 3 अंकों में विभाजित है, जैसा कि आपने ऊपर देख लिया है। पूरे नाटक में विरोध का वर्चस्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसका विरोध से ही आरंभ होता है और विरोध का ही विस्तार दिखाया गया है इस नाटक में।
अंत में विरोध की समाप्ति हो जाती है, जिसमें मुख्य घटना स्थल 3 है, मगध, कौशल और कौशाम्बी। जो विरोध की अग्नि मगध में प्रज्वलित हुई है, उसी की प्रचंडता कौशल में दिखाई पड़ती है और उसकी लपट कौशाम्बी तक पहुंचती है। सम्राट बिंबिसार पारिवारिक कलह के अंतर्गत पुत्र की उदंडता देखकर और अपनी छोटी रानी छलना की अधिकार लोलुपता और कुमंत्रणा का विचार कर जीवन से उदासीन रहते हैं। यह विरक्ति पहले तो अंतर्मुखी होती है, लेकिन अब छलना अधिकारपूर्वक कुनिक अजातशत्रु के राज्याभिषेक की घोषणा करवा देती है, तो वह उनके अंतर्द्वंद को व्यवहार क्षेत्र में ला खड़ा करता है। छलना और देवदत्त की मंत्रणा के फलस्वरूप ही अजातशत्रु राज्य भारत संभालने लग जाता है और बिंबिसार इस कार्य से तटस्थ हो जाते हैं। सुदत्त जब मगध का यह समाचार कौशल नरेश प्रसेनजीत के पास पहुंचता है, तो सारी सभा में इसी घटना को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। युवराज विद्वक द्वारा अजातशत्रु के पक्ष का समर्थन करने पर महाराजा प्रसेनजीत क्रोधावेश में यह घोषणा कर देते हैं कि विरुद्धक युवराज पद से तथा उसकी माता शक्तिमती राजमहिषी पद से वंचित की जाती है। इस प्रकार विरुद्धक पिता के विरोध की भावना लेकर राज का त्याग कर देता है और डाकू बन जाता है। कौशाम्बी में राजा उदयन मागंधी के षड्यंत्र में पड़कर रानी पद्मावती के विरुद्ध हो जाते हैं। इस षड्यंत्र का भेद खुलने पर मागंधी वहां से भागकर काशी में आकर वार विलासिनी बन जाती है। निष्कर्षतः संपूर्ण प्रथम अंक विरोधाभास प्रयत्नों से अपलावित है। इसके उपरांत संपूर्ण द्वितीय अंक में इसी विरोध का विस्तार और चरम सीमाएं दिखाई देती है। तृतीय अंक में इस व्यापक विरोध का स्तमन है। प्रत्येक विरोधी दल अहंकार, पापपूर्ण तुच्छ मनोवृत्ति पर पश्चाताप प्रकट करता है और अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करता है। आधार या स्रोत की दृष्टि से विद्वानों ने नाटक की कथावस्तु के 3 भेद किए हैं: प्रख्यात, उत्पाद, मिश्रित। प्रख्यात कथावस्तु वह कहलाती है जिसका आधार इतिहास, पुराण और जनश्रुति होती है। तो यहाँ पर आपने नाटक की जो कथावस्तु है, इसमें प्रख्यात के बारे में भी जाना है कि प्रख्यात क्या है। एक बार मैं पुनः इसको दोहराना चाहूँगी। प्रख्यात कथावस्तु वह कहलाती है जिसका आधार इतिहास, पुराण और जनश्रुति होती है। अजातशत्रु की कथावस्तु भी प्रख्यात के अंतर्गत आती है, क्योंकि इसके अधिकांश पात्रों और घटनाओं का इतिहास ग्रंथों अथवा बौद्धों की जातक कथाओं में उल्लेख मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अजातशत्रु जो नाटक है, इसमें बौद्ध जातकों का भी उल्लेख है। तो प्रश्न यहाँ पर भी बन सकते हैं कि अजातशत्रु नाटक में बौद्धों के जातकों की कथा का उल्लेख है। तो प्रश्न इस तरीके से बनता है कि जयशंकर प्रसाद की किस नाटक में बौद्ध जातकों का उल्लेख है, तो इसे आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त नाटककार ने यंत्र तंत्र अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग द्वारा भी कथा वस्तु को रोचक बनाया है। वस्तुतः आलोच्य नाटक की कथा वस्तु में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक अच्छे नाटक की कथा वस्तु में माने जाते हैं। अब हम इस नाटक के पात्र और उनका चरित्र चित्रण देखेंगे। पात्र योजना के संदर्भ में विचार करते हुए यह तथ्य आवश्यक माना जाता है कि किसी भी नाटक में इतने अधिक पात्र नहीं होने चाहिए कि दर्शकों के उसके नाम भी याद न हो सके। पहचान की तो बात दूर रही, अगर आलोच्य नाटक को पात्र योजना की कसौटी पर कसा जाए तो इसे एक सफल नाटक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसमें पुरुष एवं स्त्री पात्रों की संख्या लगभग 30 तक पहुंच गई है। इतने अधिक पात्र होने के कारण उनके चारित्रिक विकास में भी बाधा उत्पन्न हुई है। इतने अधिक पात्र होने पर उन्होंने अपने नाटक में सशक्त पात्रों की दृष्टि पर उन्हें आकर्षण बनाया है।
उनके नाटकीय पात्र जीवन की समस्त ऊष्मा शक्ति और इहा के साथ जीते हैं। उनकी चरित्रिक कल्पना केवल गुण दोषों की कृत्रिम समष्टि पर आधारित न होकर सर्जन संवहन और विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया से उद्भूत है। प्रसाद ने विवेच्य नाटक में सद असद दोनों प्रकार के पात्रों की सृष्टि की है, क्योंकि समाज में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां मिलती है। प्रस्तुत नाटक में सतपात्र वे है जिसके चरित्र में अवगुणों की अपेक्षा सद्गुणों की प्रधानता है, जैसे मल्लिका, वासवी, गौतम, बिंबिसार, बंधुल आदि। इसके विपरीत असद पात्र वे है जो निम्न प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहते हैं, जिसमें श्यामा, छलना, देवदत्त और विरुद्धक सम्मिलित है। प्रसाद जी ने कुछ पात्रों के हृदय परिवर्तन को भी दिखाया है, जैसे अजातशत्रु अपने द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार के लिए अपनी माता पिता से क्षमा मांग लेते हैं। यही कार्य विरुद्धक भी दोहराता है और श्यामा मागंदी अंततः बौद्ध भिक्षुकों की शरण में चली जाती है। अब हम इस नाटक के उद्देश्य के बारे में जानते हैं। प्रसाद के नाटकों का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्रण करना है। अतीत की गौरवपूर्ण झांकी प्रस्तुत करते समय प्रसाद ने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दी है। डॉक्टर महानंद वर्मा का मत है कि प्रसाद की समस्त रचनाओं के पीछे एक स्वस्थ और दृष्टिकोण परिस्थितियों के बीच सुख प्राप्ति, समाजोत्कर्ष, देश प्रेम, रूढ़िवाद का नाश, प्राचीन भारतीय संस्कृति का आदर्श रूप, नारी गौरव आदि आदर्शपूर्ण उद्देश्यों के प्रति प्रसाद जी के साहित्य में यंत्र तंत्र देखने को मिलते हैं। अजातशत्रु नाटक में कोई एक उद्देश्य न होकर कई उद्देश्य दिखाई देते हैं। प्रथम तो उन्होंने इस समय के समाज का बौद्ध संस्कृति के प्रभाव का चित्रण किया है। दूसरे, उन्होंने राजनीतिक सफलता, असफलता, षड्यंत्र आदि को दिखाकर वर्तमान के लिए संदेश प्रस्तुत किया है, क्योंकि मानव ने सदैव ही अतीत से प्रेरणा पाकर वर्तमान को संवारा है। अतः उद्देश्य की दृष्टि से यह नाटक आज भी प्रासंगिक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।